सी के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हम उनको असेंबली एंड सी को कंपेयर किया था। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिस्कस किया था, और आपने जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर रिलेटेड प्रोग्राम्स कर लिए हैं उसके अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, मतलब कैसे आप किसी बिट को सेट या रीसेट करते हैं। मैम किए तो हैं लेकिन इतने क्लियर नहीं समझ आए हमें वहां से, क्योंकि सी का हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना ज्यादा। तो अच्छा मैम चलें, राइट ये प्रोग्राम ये मेरा हाल से नहीं किया लास्ट टाइम, सिर्फ हमने स्ट्रक्चर किया था। यस मैम, सिर्फ स्ट्रक्चर किया था। ठीक है, तो अब ये एक जैसे बेसिक प्रोग्राम है, हम इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो असेंबली के अंदर कर चुके हैं। तो सी के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि चाहे वो सी का स्ट्रक्चर है या वो आर्डिनो का स्केच है प्रोग्राम, उसके अंदर जो है वो सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका क्या होता है कि आपने जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करना होता है। ठीक, तो सी के अंदर जो हम हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे होते हैं वो avr.io.h है। ये आपकी जो है वो सिस्टम फाइल हो जाती है जिसके अंदर सारी की सारी, ये मतलब उसी तरीके से जैसे आप असेंबली के अंदर M32 डेफिनेशन फाइल इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली पढ़ा हुआ क्या होता है, इसमें सारे पोर्ट की जो डेफिनेशंस हैं, जो भी आप रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, पोर्ट ए लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस क्या होगा, तो ये सारे एड्रेसेस ये वहां से उठा रहा होता है। तो फिर आपके पास ये एरर जनरेट नहीं करेगा। आप जब प्रोग्रामिंग करें तो उसके अंदर इस फाइल को इंक्लूड, यानी इस डायरेक्टिव को आप शामिल करके देखें और इसको स्किप करके देखें कि अगर आपने ये नहीं लिखा तो क्या होता है। तो वो एरर जनरेट करेगा कि डू नॉट रिकॉग्नाइज DDR-B, यानी उसको पता ही नहीं चलेगा DDR-B है क्या, यानी वो इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ से उठा रहा होगा, इस हेडर फाइल से उठा रहा होगा। ठीक है, तो ये आप जब कंपाइल करेंगे इसके बगैर करके देखिएगा कि अगर आप रखते हैं तो कोई एरर नहीं आता, और अगर आप इसके बगैर करते हैं तो फिर वो एरर जनरेट करेगा। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, प्रोग्राम लिखना क्या है कि आपको 0 से लेकर FF तक डेटा भेजना है पोर्ट बी के ऊपर। ये उसी तरह का प्रोग्राम है जैसे आपको याद है कि हमें पोर्ट बी के ऊपर हमने डेटा भेजा था, कॉम्प्लीमेंटेड डेटा भेजा था, टॉगल करना था, और उसमें हमने क्या किया था, लूप फॉर एवर वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई की थी। तो अगर हम ये सी के अंदर कर रहे हैं तो सी के अंदर स्ट्रक्चर क्या है कि हमें मेन प्रोग्राम यूज करना होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने इसके अंदर क्योंकि जो डेटा हमें भेजना है वो पोर्ट के ऊपर भेजना है, तो डेटा को जो है वो कंटिन्यूसली हमें चेंज करना है 0 से लेकर FF तक। तो इसके लिए बेहतर है कि हम कोई वेरिएबल जो है वो असाइन कर ले। हमने कहा कि हमने जो z है उसको नाम दे दिया कि हम z एक वेरिएबल ले रहे हैं, और क्योंकि सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसकी हमें टाइप बतानी होगी। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं सी के अंदर उनकी मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं। ठीक है, रेंजेस डेटा रेंज के लिहाज से, और वो कहाँ से निकलती है कि आप इसका जो साइज इन बिट्स है वो कितना है उसके थ्रू आप रेंज निकाल रहे होते हैं। तो हमने बात की थी कि मेमोरी कम से कम इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड डेटा टाइप है वो कौन सी है, वो ये अनसाइंड कैरेक्टर की है, क्योंकि एक तो ये कि डेटा 0 से लेकर 255 तक होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये 8 बिट ऑक्यूपाई करता है। अगर मैंने करेक्टर लिया होता जो कि बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होती है कि आपने z के साथ उसको उसकी टाइप नहीं लिखी, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो कौन सी टाइप ले लेगा, बाय डिफॉल्ट साइन साइन टाइप उठाता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रेंज है, क्योंकि अगर साइन होता तो उसकी रेंज आधी हो जाती, आधे पॉजिटिव की साइड पर आधे नेगेटिव की साइड पे होते 256 ही नंबर, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसीडर करने की वजह से जो मैक्सिमम नंबर है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइन नंबर दैट विल बी हाफ, कि वो आपके पास हाफ हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि हमने एक तो अनसाइन कैरेक्टर लिया 8 बिट की वजह से, दूसरा हमें रेंज पूरी 0 से लेकर 255 तक चाहिए, क्योंकि ये आपके पास जो FF है, ये FF का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल में ये वही है 0 से 255 आपके पास 0 से लेकर FF का डेटा है। ठीक है, तो हमने इसकी जो टाइप थी उसको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर दिया, अदरवाइज ये साइन नंबर के तौर पर कंसीडर हो जाता, और फिर आप ये रेंज भेजने की इंस्ट्रक्शन लिखते तो उसके ऊपर एरर आ जाना था। ठीक है,
अच्छा, अब क्या हुआ, हमने इसकी डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी, और क्योंकि पोर्ट बी के ऊपर हमें डेटा भेजना है, तो पोर्ट बी को हमें कॉन्फ़िगर कैसे करना पड़ेगा? आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर करेंगे मैम। आउटपुट पोर्ट के तौर पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर हम आउटपुट के तौर पर कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें पता है कि आउटपुट के लिए हमें 1 लिखना होता है, हमने DDR B के अंदर FF लिख दिया। अब ये काम आपका सिंपल एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर हो रहा है, जो कि अगर असेंबली में होता तो 2 स्टेप्स में होता, और वो 2 स्टेप्स क्या होते कि आपको LDI इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ती, किसी जनरल पर्पस के अंदर FF लाना पड़ता, और वहां से फिर आपको जनरल पर्पस से आउट करवाना पड़ता DDR B के ऊपर। बट आपका रजिस्टर वही यूज हो रहा है, डेटा का पैटर्न आपके पास वही यूज हो रहा है जो आपने उसकी मीनिंग पढ़ी है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है। ठीक है, आपने इनिशियलाइज किया, फॉर का लूप आपका काफी जो है वो वेल नोन है कि हम फॉर का लूप यूज करें या व्हाइल का लूप यूज करें। तो जिस काम के लिए हमने z को डिक्लेयर किया था, वैल्यूज को वेरी करने के लिए, हमने कहा 0 से स्टार्ट हो, कब तक चले, जब तक कि ये 255 के से लेस या इक्वल नहीं हो जाता, और z में इंक्रीमेंट करता रहे, तब तक ये लूप चलना चाहिए। अब z की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, फर्स्ट टाइम 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, अप टू कहाँ तक जाएगी, FF तक जाएगी। आप 255 लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये डेसिमल के तौर पर आप लिख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब अगर 255 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 255 FF के इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू आती जा रही है फॉर लूप की वजह से, एक वैल्यू भेजने के बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो वैल्यू कहाँ पे हमें भेजनी है, पोर्ट बी के ऊपर भेजनी है। अच्छा, अब इसको क्योंकि हमने मेन यूज किया है फंक्शन, तो हमने रिटर्न 0 किया, क्योंकि इसकी जो हमने रिटर्न करने की डेटा टाइप डिक्लेयर की हुई है वो इंटीजर की हुई है। इस वजह से हम, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि कुछ रिटर्न करे, तो हमने उसको कह दिया कि 0 रिटर्न करे, जस्ट टू मैच विद द सिंटैक्स दैट इट इज एक्सपेक्टिंग व्हाट, एन इंटीजर वैल्यू, राइट। अब ये लूप इसका हो गया, या इसकी जो है वो बॉडी हो गई मेन फंक्शन की। इसके अंदर ये प्रोग्राम जो है ये एग्जिट नहीं करेगा लूप से। ये एग्जिट क्यों नहीं करेगा इस लूप से? क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक तो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं अनसाइंड कैरेक्टर वेरिएबल को। ठीक है, जब ये FF पे पहुंचेगा तो आपको पता है कि अगर हम FF के अंदर 1 ऐड करें, लूप में ये चेक तो करता है ना कि आपके पास जो है वो लूप अगर टर्मिनेट हो गया, मतलब ये इंक्रीमेंट करेगा, FF तक पहुंचने के बाद इसको इंक्रीमेंट तो करेगा ना, और फिर कंडीशन चेक करेगा। तो FF के अंदर अगर मैं 1 ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 256 में हेक्साडेसिमल में बताएं। 100 100 यहाँ पे आएगा 0, और ये आपके पास 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, और ये जो 1 है ये कैरी जनरेट होगा। ठीक है, अब ये जो चेक करेगा वो ये चेक करेगा कि ये 0 0 आ रहा है हेक्साडेसिमल के अंदर, क्योंकि ये उसके इक्विवेलेंट है। तो आपके पास, या अगर आप 256 भी कहते हैं तो 256 जो है, मतलब अगर किसी के जहन में ये सवाल आए कि 256 तो बड़ा हो गया ना 255 से, तो अगर आप 256 भी कहते हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 इन हेक्साडेसिमल, राइट। तो अब ये 1 0 0 अगर हुआ तो आपके पास ये जिस भी रजिस्टर को पीछे यूज कर रहा होगा फॉर द कैलकुलेशन, जिस भी जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज कर रहा होगा, फ्लैग्स तो आपके उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अब क्या होगा कि ये आ गया आपके पास, उसके अंदर क्या आ गया, 0 0 आ गया। ठीक, तो 0 0 इस वाली कंडीशन से डेविएट नहीं करेगा, यानी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होगी, इसलिए ये लूप बार बार चलता रहेगा। बार बार कैसे चलेगा कि ये एक दफा 0 से लेकर 255 तक भेजेगा, उसके बाद दोबारा से ये क्या करेगा कि ये 255 के बाद दोबारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरी हो रहा है। फिर ये दोबारा 0 से लेकर 255 तक भेजेगा। इस तरीके से ये लूप बार बार चलता ही चला जाएगा, और ये कंटिन्यूस लूप वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा। तो ये आपके पास जो है ये 0 होने की वजह से ये बार बार चलता रहेगा, 0 से 255, 0 से 255, इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा। अच्छा, अब एक और वेरिएशन देखते हैं। जी मैम अगर -255 भेजना हो डेटा को तो वो कैसे भेजेंगे? अगर माइनस जो है वो 255 देना चाहे तो मैम
ये पूछ रहे हैं? जी मैम, क्योंकि मैम जो दूसरा था उसमें तो -127 टू -128 टू +127। ये लेंगे, इंटीजर लेंगे, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज है उसके अंदर -255 इस रेंज के अंदर इंक्लूडेड है ना, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 255 नहीं है। करैक्टर हम नहीं ले सकते, लेकिन हम इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर की जो रेंज है वो बड़ी है, 16 बिट का है। 16 बिट का होने का मतलब -32768 से लेकर +32767 है, तो आपके पास इसके अंदर इन बिटवीन कहीं ये वैल्यू आ जाएगी। इन बिटवीन तो नहीं, आपके पास जो है वो ये माइनस के अंदर ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी इस रेंज के अंदर, तो फिर आपको ये इंटीजर लेना पड़ेगा। साइज बढ़ जाएगी ना फिर 16 बिट के। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना कि आपको रेंज भी चाहिए और साइज ना हो। साइज बढ़ेगी तभी तो पॉसिबल है कि वो इसकी रेंज के अंदर आ रहा है, साइज नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे आएगा? साइज तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि साइज के बढ़ने की वजह से ही तो उसकी रेंज बढ़ रही है। जी मैम। अच्छा, एक और प्रोग्राम है, शॉर्ट प्रोग्राम। इसमें क्या करना है कि हमें सी का प्रोग्राम लिखना है और उसके अंदर हमें हेक्स वैल्यूज देनी है, आस्की कैरेक्टर्स देने हैं, ठीक है। आस्की कैरेक्टर्स जो है वो कौन कौन से देने हैं? 0 से लेकर 5 तक है, और फिर A B C D ये हमें पोर्ट B के ऊपर भेजना है, ठीक है। अब ये जो हमें कैरेक्टर्स जो हैं वो भेजने हैं, अब ये कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी तरीके से पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर हमने मेन फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया, उसकी बॉडी में हमने कह दिया कि हम एक एरे ले लेते हैं। उस एरे का जो नाम है वो हमने रख दिया माई लिस्ट, कि हमारे पास जो है वो ये इसके अंदर मल्टीपल आस्की कैरेक्टर्स हैं, और उसको हमने कह दिया कि माई लिस्ट का हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे आप नोट करें कि अगर यहाँ पे आप उसका साइज नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर जो है वो आप 10 नहीं भी लिख रहे हैं, तो ये उठा लेगा क्योंकि आपने उसको वैल्यूज असाइन कर दी है। मतलब आप चाहें तो माई लिस्ट और इसके अंदर आप 10 लिखें, और आप चाहें तो अगर आपने खाली छोड़ दिया लेकिन आप उसको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि इसके अंदर 10 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि ये 10 जो नंबर्स हैं या 10 इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर्स हैं उनका एरे है, ठीक है। क्योंकि हमें इसको आस्की कैरेक्टर के तौर पर भेजना है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे हमने डबल कोटेशन साइन जो है वो यूज किया। अगर हमारे पास खाली वैल्यूज होती, सिर्फ वैल्यूज होती, नंबर होते, या जिसको आप कहते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो कोटेशन यूज नहीं करते, लेकिन हमें कहा गया है कि हमें जो है वो ये आस्की कैरेक्टर्स जो हैं उनको भेजना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने कैसे डिक्लेयर किया? यहाँ पे भी हमने जो है वो अनसाइंड कैरेक्टर यूज किया। इसका मतलब है कि हर जो आस्की डिजिट है वो कितनी वैल्यूज को जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये आपके पास जो 0 का इक्विवेलेंट आस्की कैरेक्टर है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अनसाइंड कैरेक्टर कहा है, और अनसाइंड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? 8 बिट। 8 बिट का मतलब 1 बाइट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास 1 है, 1 का जो आस्की कोड है उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास सेकंड लोकेशन के ऊपर। तो इस तरीके से ये जो आपका एरे है, कौन सा वाला? माई लिस्ट, उसमें आप बता रहे हैं कि हर जो लोकेशन है वो 8-8 बिट की है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो अनसाइंड के बजाय अगर मैंने साइन यूज किया होता, या मैंने खाली सिंपल उसमें करेक्टर लिखा होता, यहाँ पर अनसाइंड ना लिखा होता, तो फिर ये हर लोकेशन जो है इस एरे की वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करती? मैम हाफ हो क्या जाता हो है ना गया फिर तो। आंसर? नहीं, 8 मैम बिट्स 8 मैम। बिट करती, 8 बिट्स, मैम 8 सेम बिट। ही होते हैं। लेकिन अभी रेंज हमारे कितनी? पास सिर्फ नेगेटिव हो जाती। आपके पास जो है वो टेबल को अगर हम देखें तो करेक्टर अगर होता तो यानी ये साइंड होता, साइंड भी जो है वो आपके पास 8 बिट ही करता, लेकिन आपके पास रेंज ही हो जाती, ठीक है। तो 8 बिट ही होता लेकिन आपके पास जो है वो रेंज इससे वेरी कर रही होती। अच्छा, हमने कहा कि हमने इसको अनसाइंड डिक्लेयर किया, एक हमने ये ले लिया
माइलिस्ट इसका मतलब है कि अब अगर ये जो पहली लोकेशन है, इसका मतलब है ये माइलिस्ट की कौन सी एरे में आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैं इसका पूरा नाम नहीं लिख रही क्योंकि मुझे पेन से लिखना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये माई लोकेशन जो है वो कौन सी होगी, यानी इसका इंडेक्स क्या होगा, जो आप ब्रैकेट्स में दे रहे होते हैं कि ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप, ये क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट करता है, 1 के बजाय ये 0 से स्टार्ट करता है। इसी तरीके से जो इसकी सेकंड लोकेशन है उसका जो इंडेक्स है वो क्या होगा आपके पास, 1 होगा। ठीक है, अब 2 कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास 10 वैल्यूज हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक। 9 ये 9 तक जाएगा। ठीक है, 9th जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, डी डी 9th एलिमेंट डी होगा। जो लास्ट आपके पास जो है अल्फाबेट आस्की कैरेक्टर जो है वो डी है, तो ये आपके पास जो है वो डी होगा। अब ये डी जो है अगर मैं इसको हेक्स में कन्वर्ट करूं तो ये डी हेक्स में किसके इक्विवेलेंट होगा, 11 हाँ यही मैं आपको चीज जो है वो बताना चाह रही हूँ कि आस्की का जो हेक्स है वो अलग होता है। ओके, इज इट विजिबल, या मैं Yes, इसको डाउनलोड करके ज़ूम करके दिखाऊं। अब इसमें आप जो है वो आस्की कैरेक्टर जो है इसमें देखें, यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है ये क्या है, हेक्साडेसिमल डी है। ठीक है, इस डी के आगे जो कैरेक्टर है वो क्या है, जो रेड से लिखे हुए, यानी ये जो कैरेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर ये आपके पास बेसिकली है, मैं इसको एक मिनट डाउनलोड करती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ इसको। CR मैम, CR के बराबर, CR का क्या मतलब होता है, CR किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो कैरेज रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है आपके पास आस्की कैरेक्टर्स वो हैं जो कीबोर्ड के ऊपर आपको नजर आ रहे होते हैं, कुछ प्रिंटेबल होते हैं, कुछ आपके पास प्रिंटेबल जो है वो नहीं होते हैं। खुले ये जब तक, चलें जब तक खुलता है मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। तो ये आपने देखा कि ये जो लेटर डी था ये हेक्साडेसिमल के अंदर इसका कोड था जो कि कैरेज रिटर्न के बराबर था। ठीक, तो हम हेक्साडेसिमल डी कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, अगर हम कैरेक्टर कह रहे हैं तो इसका मतलब है हमें ये जो रेड वाला कॉलम है इसको देखना होगा। तो इसमें आस्की कैरेक्टर्स आप देखें आपको ये प्लस माइनस स्लैश ये 0 1 2 ये भी मिल रहा है, हमें 0 1 2 भी भेजने थे ना, कहाँ से भेजने थे हमें नंबर्स, 0 से लेकर 5 तक के नंबर थे। ठीक है, तो अगर मैं 0 भेज रही हूँ तो इसका मतलब हेक्साडेसिमल में वो किसके इक्विवेलेंट है, 48। 30 के इक्विवेलेंट है। अगर 0 भेजा जा रहा होगा तो इसका मतलब है वो 30 जा रहा होगा हेक्साडेसिमल में, अगर 1 भेजा तो वो 31 जा रहा होगा। 5 तक हमें भेजना था, 5 है तो इसका मतलब है 35 जा रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से अल्फाबेट्स देखें तो अल्फाबेट कैपिटल वाले अल्फाबेट्स की अलग रेंज है और स्मॉल वाले जो अल्फाबेट्स हैं उनकी क्या है, उसकी अलग रेंज है। ठीक, तो कैपिटल डी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है हेक्साडेसिमल में 44 है। ठीक है, आपके पास हेक्साडेसिमल में कैपिटल ए शुरू होता है 41 से लेकर और ये जाएगा Z आपके पास इसमें इक्विवेलेंट होता है 5A के इक्विवेलेंट। ठीक, अगर हम स्मॉल a की बात करते हैं तो वो 61 से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाएगा स्मॉल z में 7A के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है कि जब आप ये भेज रहे हैं 0 भेज रहे हैं या 1 भेज रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो क्या हुआ कि उसका बेसिकली जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो वैल्यू जाएगी। इसको आस्की का मतलब इसमें ये है, ये नहीं है कि 0 का मतलब 0 ही चला गया। ठीक, तो आपने उसी तरीके से पोर्ट को डिक्लेयर किया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटपुट डायरेक्शन है।
अब आपने क्या कहा कि जीरो जीरो z जो है वेरिएबल वो जीरो से लेना शुरू करें। जीरो से लेना शुरू करेगा मतलब माई लिस्ट ऑफ जीरो, क्योंकि आप आगे चल के यूज कर रहे हैं कि माई लिस्ट जो एरे आपने डिक्लेयर किया है उसमें जीरोथ एलिमेंट के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है उसको कहाँ पे भेज दो, उसको पोर्ट बी के ऊपर भेज दो। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इस तरीके से इसका लूप क्रिएट किया। अब इस लूप के अंदर आपने जो है ये while वन आप सिर्फ जब लगाएंगे जब आप इसके ट्रेनर के ऊपर यूज करेंगे, अदरवाइज इस while वन को आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो ये लूप की बॉडी जो होती है वो किस तरीके से काम कर रही होती है कि अगर आपके पास मल्टीपल, वैसे भी आपने सी के अंदर देखा है कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो आप इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं, और अगर आपने नहीं लगाए तो वो सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है उसको कंसीडर करता है कि उसको बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ये बार बार पहली दफा माई लिस्ट ऑफ जीरो में इसने देखा आस्की कैरेक्टर जीरो पड़ा हुआ है, तो उसका जो हमने हेक्स इक्विवेलेंट कोड देखा था टेबल के अंदर वो भेजेगा। ठीक, फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा z को, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फिर देखेगा माई लिस्ट ऑफ 1 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, आस्की कैरेक्टर 1 पड़ा हुआ है, उसका इक्विवेलेंट हेक्स कोड भेजेगा अप टू z ऑफ 9, जो कि आपके पास z ऑफ 9 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल D पड़ा हुआ है, जो कि आपने देखा था क्या बन रहा था 4-1 से स्टार्ट करने के बाद उस वैल्यू को भेजेगा। कैपिटल D की जो भी हेक्स कोड था, माइनस था मैम, नहीं 4-4 था, 4-4 था। टेबल में देखें ये 4-4 के इक्विवेलेंट है। कैपिटल D जो है ये 4-4 के इक्विवेलेंट है, तो ये इसका जो आस्की कैरेक्टर का इक्विवेलेंट है 4-4 उसको भेजेगा। ठीक, तो ये टेबल दिखाने का मकसद ये था कि ये वाला D हेक्साडेसिमल D और आपके पास आस्की D ये दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि अगर आपने जो है वो ये नंबर्स जो हैं वो अगर आप ये हेक्स में देख रहे हैं तो फिर आपको हेक्स में लिखना पड़ेगा विदाउट एनी कोटेशन साइन, राइट। लेकिन अगर आप अगर आप आस्की कैरेक्टर में भेजते हैं तो फिर आपको सिंगल कोड यूज करना पड़ेगा, या आप एज स्ट्रिंग दे रहे हैं कि हमने एक साथ पूरा एरे बता दिया है, तो यहाँ पर हमने जो है वो डबल कोटेशन साइन जो है वो यूज किए हुए। अगर हम एक वैल्यू की बात कर रहे होते तो हम सिर्फ एक सिंगल कोड यूज कर रहे होते, लेकिन हम इसने इसको स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो हमने इसको एज स्ट्रिंग पूरा का पूरा एक साथ दे दिया है, तो ये इस तरीके से जाके एरे के अंदर स्टोर होगा। तो इस डी का मतलब जो है वो आपके पास जो हेक्साडेसिमल काउंटिंग में डी होता है उसके इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि क्योंकि ये आस्की कैरेक्टर है तो इसका जो हेक्स इक्विवेलेंट है वो डिफरेंट है, ये उसको भेजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये, अब इसमें देखें इक्वल का साइन हमने नहीं लगाया है, हमने क्या यूज किया है, z इज लेस देन 10। पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने इक्वल का साइन लगाया था कि या तो लेस देन है या इक्वल्स टू 255 है। ठीक, यहाँ पर हम जो है वो z इज लेस देन 10 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एरे है वो कहाँ तक जा रहा है, मैम 9 9 तक जाएगा। 9 तक जा रहा है, और हमने 0 से स्टार्ट किया है क्योंकि जो पहली लोकेशन है वो माई लिस्ट ऑफ 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप किसी भी एरे में से वैल्यूज जो है वो भेज सकते हैं। अब मैं आपको अगर प्रोग्राम दे दूं, लेट्स से कि मैंने कोई पूरा का पूरा, हमें कहाँ जरूरत पड़ती है इस तरह के प्रोग्राम की, जैसे हम कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाते हैं कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर आपने कोई एलसीडी जो है वो लगाई हुई है और उसमें आपने कहा कि आपका रोल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए या आपका नाम डिस्प्ले होना चाहिए, या आप कहते हैं कि आपका जो रोल नंबर है वो उसमें से एक एक कैरेक्टर आए और वो ब्लिंक करता हुआ है, मतलब पहले आपका जो, अब लेट से मेरा नाम जैसे हो गया तिया, उसमें से ए लिखा हुआ है, फिर सिर्फ ब्लिंक करे, फिर टी लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, एरे में से एक एक वैल्यू जो है वो उठाते जाएंगे और उसको एलसीडी के ऊपर भेजते जाएंगे। बाकी फिर आप उसका जो ब्लिंकिंग करने वाला फंक्शन बनता है या उसकी जो वैल्यू बनती है कर्सर वाली, आप उसको यूज करके वो वाला इफेक्ट डाल सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप ना सिर्फ जो है वो जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं जो जिनकी हमें जरूरत पड़ रही होती है, अब कोई आपने प्रोग्राम बनाया, लेट से कीपैड की इंटरफेसिंग की है आपने उसके अंदर, ठीक है, अब सिस्टम में आपकी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर कुछ आ ही नहीं रहा, तो हमें जरूरत होती है ना कि प्रॉम्प्ट मैसेजेस आए तो पता चले कि करना क्या है। तो आपने उसके ऊपर कहा कि एंटर पासवर्ड, तो ये एंटर पासवर्ड आप पूरा का पूरा डिक्लेयर कर सकते हैं गैरे के अंदर, उसमें से वो एक एक अल्फाबेट जो है वो उठा रहा है और वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि एंटर पासवर्ड लिखा हुआ है। फिर आपने इनपुट लिया लेट से, और फिर आपने जो भी की प्रेस की है तो उसको आप जो है वो किसी और एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और फिर आप मैच करते जा रहे हैं प्री स्टोर्ड वैल्यूज से कि हाँ ये उस पासवर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो फिर आगे सिस्टम जो है वो डिस्प्ले करके दे जो भी काम करना है आप उसको अनलॉक करना चाह रहे हैं, अगर मैच करता है तो, और अगर जो है वो मैच नहीं करता है तो एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आ जाए। तो वो इस तरह का मैसेज कि एक्सेस डिनाइड आपको चाहिए, तो वो अपने उसको मैसेज 1 मैसेज 2 इस तरह से करके डाल दिया कि प्रॉम्प्ट मैसेज है उसका आपने एक एरे बना लिया जिसमें एंटर पासवर्ड कह रहा है। फिर आपने जो है वो उसकी मैचिंग करने के बाद आप चाहते हैं कि एक्सेस ग्रांटेड लिखा हुआ है वो आपने मैसेज 2 में डाल दिया, या आपने जो है मतलब एरे डिक्लेयर कर दिए, या आपने कहा कि अगर जो है वो नहीं करता तो एक्सेस डिनाइड लिखा है वो आपने मैसेज 3 के अंदर कोई एरे डिक्लेयर कर दिया। सो देयर कैन बी many applications where you can use this array technique in order to display several kind of the messages जो हमारी ज़रूरत होती है कि हमें मैसेजेस को डिस्प्ले करने की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये डिस्क्रीट कोई अलग अलग जैसे नंबर हो, आप इनको मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये अर्थमेटिक और जी इसमें हम नेम डिस्प्ले कर सकते हैं कोटेशन मार्क्स में अपना? हाँ ना, मैंने एग्जांपल दी ना अपने नाम की, जैसे कि अगर मैं चाह रही हूँ कि वो एलसीडी के ऊपर ये डिस्प्ले हो, मैंने इसीलिए डिस्कशन के अंदर बताई कि आप एलसीडी के ऊपर ये चाह रहे हैं कि ये जो नाम है वो सेंटर पर आए, या लेट्स से कि ये ब्लिंकिंग इफेक्ट मैं चाह रही हूँ। ब्लिंकिंग इफेक्ट में मैं चाह रही हूँ मेरा नाम का जो फर्स्ट लेटर है पहले वो आए, फिर ये गायब हो जाए, फिर दूसरा लेटर आए। तो ये ब्लिंकिंग इफेक्ट आप कैसे कर सकते हैं कि आपने जो है वो स्क्रीन को क्लियर करने वाली कमांड इसको डिस्प्ले करवाने के बाद करवा दी, और उसके बाद फिर आपने जो है वो ये मिट जाएगा क्योंकि आपने क्या दे दी उसके ऊपर स्क्रीन को क्लियर करने वाली। यानी आप जो है वो एक एक लेटर भेज रहे होंगे, लेकिन सिर्फ उसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे कि स्क्रीन को बार बार जो है वो क्लियर करवा रहे होंगे। उसके बाद जो है वो फिर ये लेट्स से कि लेटर जो है वो टी को डिस्प्ले कर दे, ठीक है। मैम या फिर मैं एक चाहती हूँ मल्टीपल मैसेजेस भेज सकते हैं पहले, जैसे आपने बताया एंटर पासवर्ड, उसके बाद क्लियर स्क्रीन होके फिर दूसरी कोई चीज मांगे, फॉर एग्जांपल एंटर द वैल्यू, तो हाँ मैम पहली स्क्रीन को क्लियर करेगा उसके बाद दूसरा प्रोग्राम डिस्प्ले मल्टीपल करेगा। मैसेजेस आप दे सकते हैं क्योंकि आप तो सिर्फ एरे से वैल्यू उठा रहे हैं ना। अब आपकी मर्जी आप मैसेज 1 से उठाएं, आपकी मर्जी आप मैसेज 2 से उठाएं, तो ये तो आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से उठाना चाह रहे हैं। मैम सिंगल अगर कोई वेरिएबल हो तो उसके लिए सिर्फ सिंगल कोटेशन मार्क्स होगी? सिंगल वेरिएबल नहीं कहते उसको, हम कहते हैं सिंगल कैरेक्टर। जी मैम। यानी अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि मुझे सिर्फ जो है वो एक मैंने वेरिएबल लिया हुआ है z, ठीक है, या मैंने इसको नाम दे दिया अनसाइंड, ठीक है। इसके अंदर मैं सिर्फ एक अल्फाबेट मैंने आपको प्रोग्राम दिया, उसमें लेट्स से मैंने आपसे कहा कि आपने अपने नाम का पहला अल्फाबेट है जो एलसीडी स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अगर मुझे वो लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर डिस्प्ले करना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गई लेट्स से आपकी एलसीडी स्क्रीन, और इसके अंदर जो है वो आपने कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ये लोअर राइट। लोअर राइट पे, यानी इधर करना है। अब इसके लिए मैं क्या टेक्निक यूज करूंगी, ये ऐसे होगा, और आप ये ए जैसे लेटर अतिया में ए जो है वो पहला है, ठीक है, तो इसको मुझे सिर्फ एक ही लेटर डिस्प्ले करना है, तो ये मैं सिंगल कोड के अंदर इसको असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, लोअर राइट चीज कैसे निकलेगी इसकी। एलसीडी के अंदर आपके पास कितनी रोज और कितने कॉलम होते हैं? मैम 2 रोज और 16 कॉलम्स। 16 कॉलम। ठीक है, आपके पास जो है वो टोटल 16 कॉलम्स होते हैं, और रोज जो है वो आपके पास कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो इसकी आप लोकेशन निकालेंगे, लोकेशन निकालने का मतलब कि ये आपके पास सेकेंड रो का 16 कॉलम होगा, ये इंटरसेक्शन बनेगी ना कि आपके पास ये 16th रो होगी और सेकेंड कॉलम होगा। तो आपने एलसीडी का वो टेबल पूरा पढ़ा होगा कि कर्सर की आपको पोजीशन कहाँ पे चाहिए, तो उस लिहाज से ये जो लास्ट आपके पास कॉलम है सेकेंड रो का जो 16 कॉलम है उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या बन रही है, वो फिर आप कमांड के तौर पर एलसीडी को भेजते हैं कि आपने कर्सर की प्लेसमेंट पहले बता दी, और सिंपली फिर आपको क्या करना होगा कि डेटा आप क्या भेजना चाह रहे हैं, तो डेटा में आपने ए भेज दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मुझे कोई पूरा का पूरा लेट्स से मैसेज भेजना है तो वो मैं मैम
ये हमने नहीं पढ़ा, आप प्लीज इसको रिग्रेट करेंगे अगर हो सके तो। एलसीडी तो आप लोग कह रहे थे कि आपने पढ़ ली प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के अंदर। मैम पता ही नहीं चल रहा है कि प्रोग्रामिंग वहाँ पे कैसे हो रही है, हमें तो कुछ वहाँ पर मैम ये बात कर रही है कि आपने ये क्लास में पढ़ा होगा। हमने कहा भी सही मैम को कि मैम हमने अभी तक ये कुछ नहीं पढ़ा सीखा, फिर भी वो मान नहीं, ही नहीं रही, तो एलसीडी हम क्या कर की सकते। मैंने कहा आपको थ्योरी के अंदर करवानी भी नहीं है, वो चीज होनी भी प्रैक्टिकल के अंदर है, लेकिन जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिहाज से मैंने पूछा। लेट मी सी के मैम ने एलसीडी फिर की। दिया था, मतलब पोजीशंस का इंट्रोडक्शन दिया था मैम ने, सारी पीपीटी हाँ में वो बताया था। हाँ, क्योंकि मैम उन्होंने ये जो है कमांड वो भी आपकी बताया था मैम ने 80 से शुरू होती है पोजीशन, और फिर उसके बाद सारी जितनी भी वो पोजीशन इंक्रीमेंट कर्सर ये सब बताया था मैम ने। हाँ, तो ये उसके टेबल में भी मौजूद है, आपको जो हैंडआउट्स मिले होंगे उसके अंदर भी ये चीज मौजूद है, और आपके पास जो बुक का चैप्टर है यस पूरा मैम। एलसीडी का उसमें भी मौजूद है। तो आप ये मल्टीपल जगहों से कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन जो है वो आपने कहाँ पर की है। तो ये सिर्फ प्लेसमेंट वाली जो चीज़ है, आप वो वहाँ से, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा, वो उसको भी तो रेफर करें कि आपके पास ये बुक में भी पूरा चैप्टर इसका मौजूद है, स्लाइड्स के अंदर, हैंडआउट्स के अंदर भी पूरी चीज़ ये मौजूद है। मैं ये बात कर रही थी, अगर मैंने मैसेज 1 लेट से डिक्लेयर कर दिया, ये मैसेज 1 का मैंने कोई एरे दिया, ठीक है, इसको मैंने कह दिया कि ये अनसाइंड करेक्टर, इस तरीके से मैंने मैसेज 1 कहा, और इसके अंदर मैंने जिस तरह से माई लिस्ट वहाँ पे दिया था, तो इसमें मैंने कहा साइज जो है वो ये खुद ही निकाल ले कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने, अगर मैं स्ट्रिंग दे रही हूँ, अब देखें सिंगल करेक्टर नहीं है, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर वो मैच कर जाता है तो क्या लिखा आना चाहिए, एक्सेस आपके पास जो है ग्रांटेड लिखा आना चाहिए, ठीक है। और अगर जो है वो मैं चाह रही हूँ कि नहीं मैच नहीं करता, तो फिर वो वैल्यूज कहाँ से उठाए, इसको मैंने कह दिया कि इसके अंदर मैंने सेव करके रख दिया कि ये आ जाए डिनाइड, ठीक है। तो अब अगर वो मैंने जो प्रोग्राम के अंदर किया हुआ होगा कि एरे की जो है वो हर लेट से 3 कैरेक्टर्स हैं, आपने वो इनपुट लिया है, तो उसके तीनों बाइट्स को जो है वो मैच करे, वो आप इफ लगा सकते हैं और उसमें इक्वल कर सकते हैं। सी के अंदर भी हम देखेंगे कि हम मैचिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, बट वो आपकी देखी भी है कि इक्वल साइन उसके अंदर यूज हो रहा होता है, मैचिंग करने के लिए डबल इक्वल साइन यूज होता है। तो अगर ये तीनों कैरेक्टर्स मैच कर जाते हैं, लेट्स से कि मेरा जो पासवर्ड है वो 3 कैरेक्टर्स का है, ठीक है, तो फिर मैं कहूंगी कि अब एलसीडी के ऊपर जो भेजना है वो मैसेज 1 में से भेजे और लूप चला दिया। लूप कितने टाइम चलेगा, जितना एक्सेस ग्रांटेड के अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं टोटल, आपने जितने भी कैरेक्टर्स रखे हैं। इसी तरीके से अगर मैच नहीं करता है तो फिर मैसेज 2 को जो है वो एलसीडी के ऊपर भेज दे। तो जिस तरह से आपने नाम भेजा है, इसी तरीके से आप इसके ये डिफरेंट जो मैसेजेस हैं उनको भेज सकते हैं। तो ये काम इस तरीके से आपका हो सकता है कि ये मैसेजेस जो हैं वो हमें ज़रूरत पड़ती है। ये मैं आपको ये इफ़ वाली जो कंडीशंस है चेकिंग करने वाली, ये करवा दूं तो फिर मैं आपसे ये प्रोग्राम आप ही से बनवाऊंगी मैम पासवर्ड मैचिंग का। कुछ पूछ रही हैं? मैम ऊपर वाले एग्जाम्पल में से पूछ रही थी मैं कि मैम वहाँ पर तो हमने जो है आस्की कैरेक्टर्स दिए हैं ना, फिर वो उसको हेक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहा है? टेबल के मीनिंग थ्रू, उसके पास कंपाइलर मौजूद है, उसमें से वो निकाल लेता है टेबल के थ्रू, जो आज के मैम टेबल मैंने आपको दिखाया। मैम जो वो इंस्ट्रक्शन लिखी है हमने, पोर्ट बी इज इक्वल्स टू माई लिस्ट ऑफ जेड, तो मैम हम्म, वो माई लिस्ट में तो हमने आस्की कैरेक्टर्स लिखे हैं ना, तो वो उसकी हाँ, हेक्स वैल्यू कैसे प्रिंट करेगा? वो उसकी हेक्स वैल्यू को ऐसे लेगा क्योंकि इसके पास ये जो आपने यहाँ पे बताया हुआ है इसको कि ये आपके पास डबल कोट आपने दिए हुए हैं। डबल कोट का मतलब ये है कि इसको वो कन्वर्ट करे हेक्साडेसिमल के अंदर, या जो है वो जब वो प्रिंटेबल एलसीडी के ऊपर जाएगा तो वो प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर जाएगा। कंपाइलर्स के पास ये टेबल्स कन्वर्जन के मौजूद होते हैं। जैसे आपके पास जब हेक्साडेसिमल और ऑक्टा नंबर सिस्टम है, जैसे उनके लिए कन्वर्जन उसके पास मौजूद होती है, तो बिल्कुल ऐसे ही हेक्साडेसिमल की भी कन्वर्जन उसके पास मौजूद है कंपाइलर के पास, यानी उसमें ये मैम टेबल ऑलरेडी फीड हुआ है।
मैम यानी अगर हेक्स में प्रिंट करें इस वजह से हम जो है डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, और अगर इसको हम उसमें आस्की में करें रिप्रेजेंट, तो फिर ये हटा देंगे। आस्की तो किया है हमने, ये डबल कोट हमने आस्की के लिए तो किए हैं कि ये आस्की है। जब इसको इसने भेजना है यहाँ पर पोर्ट बी के ऊपर, तो ये इसका हेक्स इक्विवेलेंट कोड भेजेगा। अगर आपने ये डबल कोड नहीं यूज किए होते तो फिर ये इनको ये जो नंबर्स हैं इसके साथ फिर आपको हेक्साडेसिमल जो नोटेशन है वो लिखनी पड़ती, यानी 0x करके लिखना पड़ता, या ये हेक्साडेसिमल के तौर पर ट्रीट होते। आपको नंबर सिस्टम की इंडिकेशन देनी पड़ती है, तभी कंपाइलर को पता चलता है कि इस नंबर को कैसे ट्रीट करना है या इसकी कन्वर्जन किस नंबर से किसके अंदर करनी है। फाइनली कन्वर्ट उसने हेक्साडेसिमल में ही करना होता है। अब डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन क्या दी है, आपने इसको 0x करके लिखा है या जो है वो आपने इसको ऑक्टल के अंदर दिया हुआ है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है कि उसने उसको किस नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करना है। दैट कैन बी आस्की, दैट कैन बी, यानी जिससे आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या ले रहे हैं, लिख कैसे रहे हैं। अगर आपने यहाँ डबल कोड नहीं दिया तो इसको ये आस्की के तौर पर नहीं लेगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर जो है वो सिंपली 0 1 2 इस तरह से अगर मैं लिखूंगी तो ये इनको ट्रीट करेगा कि जैसे कि ये आपके पास नंबर्स हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं या डेसिमल नंबर्स हैं, क्योंकि डेसिमल और हेक्साडेसिमल इक्वल होते हैं। तो फिर ये जो है वो 0 1 2 को 0 1 2 का जो कोड होता है उसके, अब मैं आपको आस्की टेबल के अंदर दिखाऊं कि अगर मैंने उसको डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो करेक्टर वाले कॉलम से उसको नहीं देखेगा। और 0 1 2 का मतलब ये है कि वो इसको लेगा कि डेसिमल 0 है जिसका हेक्सा इक्विवेलेंट 0 ही है, 1 है जिसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 1 ही है, 2 है तो उसका 2 ही है, वो उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ जो है वो डबल कोटेशन लगा दिया तो इसका मतलब है वो इस 0 1 2 के बजाय इसको यहाँ से लेगा, जो ये आस्की कैरेक्टर्स के अंदर 0 1 2 आ रहे हैं, यानी 0 का मतलब वो लेगा कि इसको 48 में कन्वर्ट करना है। ये आपके ऊपर है कि आपने उसमें नोटेशन कौन सी यूज की है, आपने हेक्स नोटेशन यूज की है, आपने डेसिमल नोटेशन यूज की है, या आपने आस्की कैरेक्टर यूज किया है, उसके लिहाज से वो उसको कन्वर्ट करेगा। इस टेबल में आप देख रहे हैं ना मल्टीपल कॉलम्स हैं, यहाँ पर ये मल्टीपल कॉलम है। तो अगर मैंने कोई ऑक्टल के अंदर लिखा, लेट्स से कि मैंने ऑक्टल के अंदर जो है वो 17 लिखा है, तो आप यहाँ देखिए ऑक्टल के अंदर जो ये 17 है 017, ये किसके इक्विवेलेंट है हेक्स में, ये एफ के इक्विवेलेंट F है। की। तो वहां पर ऑक्टल से 17 से वो क्या भेजेगा, इसका इक्विवेलेंट एफ भेजेगा। तो डिपेंड करता है आपने नंबर सिस्टम कौन सा रिप्रेजेंट किया है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, वो रिप्रेजेंटेशन का आप बोल रही हैं कि डबल कोट्स जो है वो ये शो कर रहे हैं कि आस्की है। लेकिन मैम हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर यानी कि ये जैसे हमने आस्की कैरेक्टर्स दिए हैं तो हम उसको ये कह रहे हैं कि हेक्स वैल्यूज उनकी प्रिंट करें, तो यानी इसको ये हम कैसे बता रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर्स हमने दिए हैं उनकी हेक्स वैल्यूज ही प्रिंट करें? ये अंडरस्टूड होता है कि कन्वर्ट उसने हेक्स में ही करना होता है। अब ये पोर्ट बी के ऊपर आप खाली डेटा भेज रहे हैं ना, पोर्ट बी, अब जो आपका रूटीन होगा उसका जो एलसीडी का रूटीन है या जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, वहां पर फिर आप उसको जो है वो उसका फॉर्मेट बताएंगे कि इसको आस्की के अंदर प्रिंट करना है। वो प्रिंटिंग साइड की बात है। अभी तो सिर्फ हम पोर्ट बी के ऊपर भेज रहे हैं ना, पोर्ट बी तो सिंपल आपके पास पिन्स है, ये प्रिंट थोड़ी कर रहा है। प्रिंट तो ये जब करेगा ना जब हमने इसके अंदर एलसीडी के रूटीन्स लगाए होंगे और वहां पर हम कहेंगे कि इसको कैसे आस्की के अंदर इंटरप्रेट करें। पोर्ट बी इज जस्ट सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट पिन्स where you are getting the hexadecimal equivalent. This is not printing the character, this is just displaying, this is just putting the values of zeros and one in the form which you are getting from this table. वो जो प्रिंटिंग वाला काम है उसके लिए फिर आपको एलसीडी के फंक्शन यूज करने पड़ेंगे अगर आपको उसी तरीके से चाहिए। वो फिर रूटीन्स डिफरेंट होते हैं, आर्डिनो के अंदर उसका डिफरेंट फॉर्मेट होता है, कहीं पर आपको जो है वो कन्वर्जन रूटीन्स लगाने पड़ते हैं। जैसे अगर आप आर्डिनो के अंदर देखें तो वहाँ पर एलसीडी की लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था कि हमने एलसीडी की जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड किया था, तो उन्होंने उसके फंक्शंस बना के रखे हुए हैं कि जो भी आपके पास वैल्यू आती है अगर आपको वो प्रिंटेबल कैरेक्टर चाहिए, इसका मतलब है कि अगर वो आपको आस्की प्रिंटेबल कैरेक्टर का मतलब वो आस्की में होना चाहिए, क्योंकि ये आस्की कैरेक्टर्स ही होते हैं जो आपके पास कीबोर्ड वाले कैरेक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने उसके फंक्शंस बना के रखे हुए हैं कि अच्छा ये वैल्यू आएगी तो इसको आप, आपके पास ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं आस्की टू
नंबर या जो है वो num to ASCII, इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिनको आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप वो हेडर फाइल यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये जो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिसको सिर्फ आपने कॉल करना होता है। तो दैट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। हियर वी आर जस्ट पुटिंग ऑन द कोड बी। मैम आप कह रही हैं कि जो हम डबल कोटेशन यूज कर रहे हैं ये सिंपल हमारा जो है आस्की में कन्वर्ट, वो हेक्स में कन्वर्ट करेगा। तो मैम हमारे को सर सिंपल जो है स्ट्रिंग लिखवा रहे थे जिसमें हम जो है नाम डिस्प्ले करवा रहे थे, तो उसमें भी सर ने जो है हमें डबल कोटेशन यूज करवाई थी और हमारा जो सिंपल नेम है वो डिस्प्ले हो रहा था। तो मैम वहाँ पे तो ऐसी कोई कन्वर्जन नहीं हो रही थी। वहाँ पे आपने कन्वर्जन दी है। ये मैं आपको एलसीडी वाली जो स्लाइड्स है ना अभी मेरे पास, क्योंकि मुझे नहीं पता मैडम ने इसको कितना चेंज किया है, वरना मैं आपको ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको खोलने में। एलसीडी का जो प्रैक्टिकल है वो कौन सा है आपका? 5 है मैम। वो मेरा ख्याल से चेंज कर दिया होगा शायद। हाँ नहीं, ये मेरी जो अपनी पहले की स्लाइड्स बनी हुई थी वो मैंने इन लोगों को दी थी। मैं देखूं इसमें एलसीडी वाला ही है या हाँ यही है। अब इसके अंदर आपके ये डिफरेंट कोड्स हैं ना, जिसमें आपने क्लियर करवाना है तो आपको क्या भेजना पड़ेगा। कर्सर की पोजीशन है, उसकी ब्लिंकिंग है या नेक्स्ट उसके ऊपर लेके जाना है, उस लिहाज से आपके पास ये डिफरेंट है। अब ये जो आप, मेरा ख्याल है जो आप पूछना चाह रहे हैं उसके अंदर आप ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो कैरेक्टर डिस्प्ले किया था वो ये जैसे कमांड, इसको जो है वो नाम दिया था वेरिएबल को CMND, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या नाम हम भेजना चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ पर ASCII कैरेक्टर के तौर पर ही दिया है ना। ये जो A था इसको सिंगल कोट के अंदर करके दिया है, तो ये ASCII कैरेक्टर आपका जा रहा है। लेकिन क्योंकि आपने प्रोटियस के ऊपर की है इसकी सिमुलेशंस एलसीडी की। जी मैम। जी मैम। यस मैम। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे जब आप इसको ASCII के ऊपर भेज रहे हैं और क्योंकि आप इसका कंपाइलर यूज कर रहे होते हैं, राइट, तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि एलसीडी जो आपकी लगी हुई है, क्योंकि एलसीडी के अंदर आप इसको फंक्शंस में दे रहे हैं ना कि आप डेटा के तौर पर भेज रहे हैं या आप इसको कमांड के तौर पर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आपने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया ना कि ये आप लेटर ए भेज रहे हैं। तो जब इसको हेक्साडेसिमल के अंदर वो मिलेगा, ये ए ASCII कोड के तौर पर आपने भेजा है, तो इसका जो कोड कन्वर्ट होके आया, लेकिन वो क्योंकि ASCII कैरेक्टर है तो प्रिंटेबल के अंदर ये ए ही आएगा। और ये आपकी कनेक्टिविटी हुई हुई है जिस पोर्ट से भी आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आपकी ये एलसीडी की जो डेटा लाइन्स हैं D0 से लेकर D7, राइट, ये आपने पोर्ट C से कनेक्ट की हुई है। तो अगर आपने इसको जो है इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप ये सिंगल कोट नहीं लगाते हैं ना तो ये ए प्रिंट नहीं करेगा इसको, यानी आप इसको ASCII जो है वो नहीं बताते हैं तो जो आप इसके अंदर देना चाह रहे हैं ये वैसा का वैसा प्रिंट इसको नहीं करेगा। आप इसके बजाय खाली ए जो है वो लिख कर देख लें, ए के बजाय जो है वो आप 0 लिख कर देख लें। एक दफा 0 को आप लिख कर देखें, 0 को आप लिख कर देखें सिंगल कोड के अंदर और 0 को लिख कर देखिएगा बगैर सिंगल कोड के अंदर, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक दफा जब अगर आपने 0 लिखा सिंगल कोड के अंदर तो ये 0 ही प्रिंट करेगा, लेकिन अगर आपने 0 को इन सिंगल कोड्स के अंदर नहीं इनक्लोज किया तो फिर ASCII टेबल ये कहता है, कहाँ गया ASCII टेबल,
कि जो 0 नंबर है उसको वो लेगा इसके इक्वलेंट, इसका जो हेक्साडेसिमल है वो 0 जो है वो प्रिंट कर रहा होगा, या जो है वो आपने जो आपके पास अगर आपने करेक्टर दिया है 0, कहाँ गया 0, यानी इसका आपके पास हेक्स कोड जो है वो क्या बन रहा है, प्रिंटेबल आपको वैसा का वैसा ही चाहिए, 0 ही चाहिए, वो बैकएंड के ऊपर उसको 4 जो 20 है या 30 है सॉरी, उसके अंदर कन्वर्ट तो करेगा, लेकिन ये 0 का 0 ही डिस्प्ले कर रहा होगा। या लेट से कोई हम ऐसा लेटर ले लेते हैं जो कि डिफरेंट हो, एक आपके पास 9 है करेक्टर और आपके पास जो है वो हेक्साडेसिमल है, अगर आपके पास 9 कोई डिफरेंट हो ना, कोई डिफरेंट तरह का करेक्टर बताएं, इसको आप वेरीफाई करके देखिएगा। 40x वाला कौन सा है मैम? ये भी 0 है? 40 ये ए के मैम ऊपर स्मॉल है या कैपिटल है? कैपिटल है मैम, जिसका कैपिटल 40 ए के जी मैम। कैपिटल ए हो जाएगा। और क्या कहता है, जहां पे भी अगर 1 होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई भी एक वैल्यू अगर 1 होगी होगा, ये इसके इक्वलेंट होगा। अब ये किसके इक्वलेंट है, 0110 6 के 6 के इक्वलेंट है। और 110 किसके इक्वलेंट है, x में इसमें सी के मैम। सी के तो ये जो 6C आया, बेसिकली आपने ये बिटवाइज ऑपरेशन ही परफॉर्म किया है। तो वही काम जो हम कर रहे थे किसके थ्रू, वही काम जो हम और लिखकर कर रहे थे, आप सी के अंदर उस काम को इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर आप पाइप साइन जो है वो यूज करेंगे, मैंने प्लस बोल दिया सॉरी, पाइप साइन आप यूज करेंगे कि एम्बेडेड सी के अंदर आपके पास जो है वो प्लस नहीं बल्कि ये पाइप साइन यूज हो रहा होता है और के लिए, ठीक है। सी के अंदर प्लस यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास और यूज हो रहा होता है, ये पाइप साइन यूज हो रही होती है। एक्सक्लूसिव और करना है तो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सारे 0 हो, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे जो है वो 1 हो। तो 5 4 को अगर हम 7 8 के साथ एक्सक्लूसिव और करते हैं, जैसे मैंने 6C निकाल के आपको दिखाया, तो इसी तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा। करना है एक्सक्लूसिव और करना है किसके साथ, 7 8 के साथ। तो 5 आपका किसके इक्वलेंट होता है, 0 1 0 1, और 4 किसके इक्वलेंट होता है, 0 1 0 0, और 7 8 का मतलब 7 हो गया 0 1 1 1, और 8 हो गया 1 0 0 0। तो इसको जो है वो हमने एक्सक्लूसिव और करना है, और एक्सक्लूसिव और के लिए हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, कैरेट साइन जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि जब भी आप 1 के साथ कर रहे होते हैं तब वो इन्वर्ट होता है, ठीक है। जो हमने अब 1 के साथ हो रहा है तो जो ऊपर था वो क्या था, 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 0, ऊपर 0 था नीचे 1 के साथ हो रहा है तो ये 0 का इन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से ऊपर 1 था, इन्वर्ट होके क्या हो गया 0, ये हो जाएगा 1। 0 के साथ में कोई चेंजेस नहीं आती, उठा के वैसा का वैसा ही। हाँ बोले, पूछ रहे या जवाब बता रहे थे? मैं जवाब बता रहे थे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो किसके इक्वलेंट बना, x में M2C। तो लेट्स वेरीफाइड, ये आपके पास जो है वो क्या आ रहा है 2C आ रहा है, ठीक। तो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन आप इसको बिट वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं। 5 5 को अगर हम इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट करने के लिए जो है वो हमारे पास नेमोनिक क्या होता था, इन्वर्ट करने के लिए नेमोनिक क्या होता था, पढ़ के आए ना, ये जो टॉगल कर रहे होते थे। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या यूज करते थे, नेमोनिक COM
ठीक है। सी के अंदर इसके लिए मैं जो है वो आपके COM पास ये हाँ, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम COM यूज करते थे। यहाँ पर जो है वो आपने ये साइन जो है वो यूज किया हुआ है कि 5 को अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो वो हर जो बिट है वो A के इक्वलेंट हो जाएगी। ये आपके पास दोनों निबल्स A बन जाएंगी। तो ये आपके पास C के अंदर इस तरीके से करेंगे। बाकी शिफ्ट ऑपरेटर मैं आपको एग्जांपल्स ये करवा के गई हूँ कि अगर आपने जो है वो डायरेक्टली ऐसे लिखा है या आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने 1 और इसके साथ ये कौन सा ऑपरेटर है, शिफ्ट लेफ्ट है कि शिफ्ट राइट है? लेफ्ट में शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट ठीक है। लेफ्ट 3 टाइम्स आपने इसको शिफ्ट करना है। आप ऐसे 1 करके लिखें या आप अपनी आसानी के लिए पूरा का पूरा जो है वो बाइनरी के अंदर लिख लें कि आपके पास जो है वो बाइनरी में डेटा कैसे कहलाएगा कि अगर जो है वो 3 पोजीशन इसको चेंज करना है। 1 का मतलब आपके पास क्या है कि सारे के सारे 1 है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर आपके पास 0 है, सॉरी 1 है। तो फिर ये जो शिफ्ट होगा 3 पोजीशंस, तो ये 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपके पास इसी तरीके से डेटा हो। अगर ये डेटा है, जैसे ये जो पहला केस है, ठीक है, इस पहले केस के अंदर ये 1 कहाँ पर आ रहा है, इस जगह के ऊपर आ रहा है, ठीक। और आप कह रहे हैं कि इसको राइट के ऊपर 3 टाइम्स शिफ्ट करो। अगर मैं इसको डायरेक्टली इस जैसे 3 में लिखा हुआ है, जैसे इस वाले उसमें लिखा हुआ है, अगर मैं इस फॉर्मेट के अंदर इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ये क्या बनेगा। अगर मैं इसको हेक्स में लिखूं तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 हेक्स जी, 10 हेक्स, और इसको मुझे 3 टाइम्स शिफ्ट करना है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे ना लिखूं, अगर मैं कहूँ ये डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, ये किस पोजीशन के ऊपर 1 आ रहा है, मैम डेसिमल में 16 के इक्वल होगा ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये 16 मेरा नंबर है, और इसको अब ये जिस तरह से ये चल रहा है ना आजकल, ये मेरे मुंह से ऐसे ही निकल रहा था, ये 16 है, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, और यहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हो रही है। तो ये जो है वो 3 पोजीशंस लेकर जाना है, तो इसकी आपके पास क्योंकि राइट पे शिफ्टिंग करनी है, तो ये आपके पास 1 2 3 पोजीशंस के बाद ये इधर जो है इसकी शिफ्टिंग होके आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट मैं इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये वाली चीजें भी आपने प्रैक्टिकल में कर ली होंगी कि किसी एक बिट पे आपको 1 चाहिए, ये किया आपने, या किसी एक बिट पे 0 चाहिए, तो कैसे करते हैं, क्योंकि आपने जी रजिस्टर सेलेक्ट वाली बिट को किया है। यस मैम, ये किए हैं ठीक है, तो बस इसको मैं फिर क्विकली लेके चलूंगी। मैम। अटेंडेंस कर लिए सबने जी? मैम मिड में कितने लेक्चर्स आप इंक्लूड करेंगी? कितने कितने लेक्चर इंक्लूड करेंगे, मतलब 45 लेक्चर्स है ना मैम, उसमें से हम कितने पढ़े अभी? 25 हो गए शायद। किस में इंक्लूड, मिड के लिहाज से पूछ रहे हैं? जी जी मैम। मिड में जहां तक आखिर तक काम होगा वो सारा इंक्लूड होगा, क्योंकि कोर्स हमारा काफी सारा है, तो मैं इसमें से छुटवा नहीं सकती कि वरना फिर आपको वो फाइनल में करना पड़ेगा। तो मिड के आखिरी दिन तक भी जो काम होता है वो शामिल होता है। ऐसा ना करें मैम, थोड़ा हाफ कर देना मैम, 45 नहीं तो लेक्चर्स फिर हैं आपको फाइनल बहुत मुश्किल होगी, आपको अंदाजा ही नहीं है कि फाइनल के अंदर कितनी सारी चीजें अभी हमारी रहती हैं। ओके, नाउ ठीक आई है। एम वाइंडिंग अप द क्लास।